हाय गाइस, आपको ये सीरीज कैसे लग रही है? आपने अभी तक मुझे कमेंट करके बताया नहीं। अगर आपका कोई सजेशन या रिक्वेस्ट हो तो वो भी मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं कहानी में आगे। एपिसोड 8, जिसका नाम है निर्वाण यानी कि अंत। शुरुआती सीन में हम देखते हैं एक आतंकवादी अपना थोड़ा सा लुक चेंज करके बॉम्ब बनाने में लगता है। फिर वो बॉम्ब को ट्रैवल टिफिन में अच्छे से पैक करके उसे अपने स्कूटर के डिक्की में रखकर कहीं जाने लगता है। वो एक स्टॉप वॉच भी चालू करके अपने साथ रखता है, जिसके जरिए वो बॉम्ब फटने में कितना टाइम बचा है इसका अंदाजा लगा सकता है। मुंबई शहर के ट्रैफिक से गुजरते हुए वो रास्ते के एक मोड़ पे भी गिर जाता है। लोगों की मदद से फिर से खड़े होकर वो अपने स्टॉप वॉच को चेक करके फिर से आगे बढ़ने लगता है। शहर के एक भाग में बसे महालक्ष्मी मंदिर के बाहर जाकर अपने स्कूटर को पार्क करके वो वहां से निकल जाता है। ब्लास्ट का धमाका हो जाने पर करीब 23 लोगों की मौत और 27 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो जाते हैं। इसके बाद मीडिया, पॉलिटिशियन, एनजीओ सब मौके को उठाकर बातें बनाने लगते हैं। एक और सीएम नाइक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर नागरिकों को शांत और रूमर्स पर विश्वास न रखने की बात बताते हैं। वहीं अपोजिशन पार्टियां इस मुद्दे को लेकर दंगे भड़का देते हैं। प्रेरणाताई तो सीधे अपने लोगों को जो चाहिए वो करो, सिर्फ अशांतता होनी चाहिए, ऐसा उनको बोलती है। इस सीन के बाद हम कहानी से बाहर आकर पत्रकार अप्पा को काफी गुस्सा होते देखते हैं। वो बोलते हैं सबके सब हरामखोर है, मासूम लोगों की जान लेकर इन्हें क्या मिलता है? बस अपनी फायदे की राजनीति करने के लिए ये लोग सब जाति धर्मों को आपस में भिड़ा देते हैं। उनके सामने बैठे दोनों पत्रकारों को भी सामने रखे बर्तन फेंककर भागो सालो, तुम भी ऐसे ही भंगार पत्रकार बनोगे, ऐसा बोलते हैं। अगले सीन में हमें पता चलता है कि कोठे पे रत्ना, अप्पा और आयशा जब बात कर रहे थे तब एक टैक्सी ड्राइवर उनकी बातें चुपके से सुन लेता है। वो ही मोकाशी को इस बात की खबर कर देता है, जिसके बाद हमीना के कोठे पर चल रही बर्थडे पार्टी में आकर वो आयशा को लेके जाने लगता है। उसी वक्त रत्ना मोकाशी को एक समय पर धक्का दे देती है और आयशा को वहां से लेकर भागने लगती है। उसी बीच वहां रिटायर्ड डीसीपी खानविलकर भी अपने लोगों के साथ उस कोठे की बिल्डिंग में आ जाता है। मोकाशी के भेष बदलकर नीचे खड़े लोग उसे इस बात की खबर दे देते हैं। एक समय रत्ना और आयशा भागते भागते खानविलकर के सामने आने ही वाले होते हैं कि तब रत्ना आयशा को दूसरे रास्ते से भागने को बोलकर खुद उसके सामने जाकर अपने आप को बेचने लगती है। गुस्से में खानविलकर उसे धक्का दे देता है, जिसके बाद रत्ना सीढ़ियों से नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। उधर मोकाशी जैसे तैसे आयशा को उस बिल्डिंग से ढूंढ कर ले जाता है। तभी पत्रकार अप्पा और रत्ना के कोठे की लड़कियां उसे होश में लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। मोकाशी आयशा को लेकर जाते हुए खानविलकर ऊपर के एक फ्लोर से देख लेता है। अगला सीन सीधे हॉस्पिटल में शुरू होता है, जिसमें सीएम नाइक एक रूम में अंडर ट्रीटमेंट होते हैं। उनके सामने राव साहेब और बिजनेसमैन जैन कुछ बात कर रहे होते हैं। एक समय पर सीएम इशारों में जाने दो ऐसा बोलते हैं, जिसके बाद बिजनेसमैन जैन उनके पैरों के पास बैठकर उनके पैर छू लेता है। फिर टेंशन में बाहर आकर वो राव साहेब से इजाजत लेके वॉशरूम जाता है। वॉशरूम से लौटते वक्त वो सीएम के रूम में पटेल और उसकी वाइफ को देखता है। पटेल सीएम को हाथ जोड़कर कुछ बता रहा है, वो देखता है। इसके बाद सीएम भी शांत होते हैं। फिर पटेल हंसकर निशा जैन के पीठ पर हाथ रखकर कुछ बोलने लगता है और फिर वो सब हंसने लगते हैं। बिजनेसमैन जैन को यह अंदाजा हो जाता है कि पटेल ने कुछ तो गड़बड़ की है। अगले सीन में मोकाशी को उसके अड्डे पे माने का कॉल आता है, जिसमें वो पूछता है लड़की तुम्हारे साथ है ना? जिस पर मोकाशी बोलता है क्या सर, आप दो दो लोगों को एक ही काम में लगाते हो? माने पूछता है तुम किसके साइड में हो? मोकाशी बोलता है खानविलकर सर अब बूढ़े हो गए हैं, स्पीड उनका कम है। जिस पर माने बोलता है बता आयशा कहाँ है? पर मोकाशी कॉल कट कर देता है। उसके बाद वहां बैठे आयशा की बहन से वो पूछताछ करने लगता है, तुम्हें पता है तुम्हारी बहन क्या करती है? वो कौन है? जिस पर वो कुछ नहीं बोलती। फिर वो बोलता है वो हाई क्लास प्रोस्टिट्यूट है, एक टाइम का अच्छा कमा लेती है, वो वीआईपी वाला आइटम है वो। क्या तू भी वही काम करती है? जिसके बाद आयशा की बहन रोने लगती है और अपनी कहानी सुनाने लगती है। वो लोग जलगांव के एक छोटे गांव में रह रहे थे। आयशा बड़ी और मैं छोटी बहन थी।
माँ के गुजरने के बाद हमने काफ़ी हालात में दिन गुजारे। पिताजी खेती करते थे पर इतना अच्छा इनकम नहीं था। मैं कॉलेज में गलत लड़के के चक्कर में फंस गई जिसने मेरे फोटो मॉर्फ करके उन्हें नंगा बना दिया। फिर मुझे ये सब गांव वालों को दिखाऊंगा ये बोलकर वो मुझे गांव के अमीर लोगों के साथ रात गुजारने को भेजने लगा। शुरुआत में मैंने डर कर ये काम किया। मुझे 1-2 बार ये लगा कि ये सब खत्म हो जाएगा, पर ये गंदी हरकतें बढ़ती ही जा रही थी। जब मैंने ये बात मेरी बड़ी बहन आयशा को बताई तब वो मुझे अपने साथ ही रखने लगी। मैं अकेले कहीं नहीं जाती थी, लेकिन उन शैतान लोगों की नज़र मेरे बहन आयशा पर भी पड़ी। एक रोज़ एनुअल फंक्शन के बाद उसे परफॉर्म करने के लिए बंगले पर बुला के उसके साथ भी उन्होंने गलत काम किया। जब हम बहनों ने आगे इस बात का जमकर विरोध किया तब उन्होंने कुछ फोटोज़ हमारे घर भेज के हमारे पिताजी को खुदकुशी करने पर मजबूर किया। हम लोग अकेले थे। हमारे पास 2 ही रास्ते थे, या तो मर जाना या फिर अपने जिस्म को बेचते रहना। आयशा ने मुझे इन सब से दूर रखकर पढ़ाई पे ध्यान देने को कहा और खुद इस दलदल में कूद गई। कुछ सालों बाद मेरी शादी कर दी। आज मेरी लाइफ अच्छी है। मेरा पति, एक लड़का और घर है। पर दीदी नाम बदलकर मुंबई आई। वो कुछ काम करना चाहती थी पर अच्छी शिक्षा न होने के कारण उसे कोई काम नहीं मिला। वो फिल्म लाइन में भी अपनी किस्मत आजमा रही थी, पर यहाँ भी कुछ बात नहीं बनी और न चाहते हुए भी वो यहाँ उसी काम को कर रही है, अपना जिस्म बेचने का। सिर्फ नाम सोफिस्टिकेटेड है, मॉडल। उधर अप्पा अपने एडिटर को कल के आयशा को कोठे से उठाने के वारदात के बारे में बताते हैं। वो साथ में उन्हें आयशा ने बताई स्टोरी भी बताते हैं। इस बात को बाहर लाने के बारे में जब वो बोलते हैं तब एडिटर बोलते हैं, तुम कुछ प्रूफ लेकर आओ, हम ज़रूर सच का साथ देंगे। अप्पा बताते हैं सब ऑफ द रिकॉर्ड चल रहा है, इसीलिए तो एक सस्पेंडेड ऑफिसर और एक रिटायर्ड डीसीपी भागदौड़ कर रहे हैं। प्रूफ के बिना हम कुछ छापेंगे तो बैकफायर भी हो सकता है। ऐसा जब एडिटर बोलते हैं तब अप्पा भी उनके बात पर एग्री करते हैं। प्रूफ ढूंढने के चक्कर में वो एक बार में मोकाशी को बुलाते हैं। जब मोकाशी वहाँ आता है तब अप्पा बोलते हैं, धन्यवाद आप आए। इस पर मोकाशी बोलते हैं, जब मैं सस्पेंड हुआ था तब कुछ 2 या 3 लोगों ने मेरा साथ दिया था, जिसमें से आप एक थे। आपने मेरे सपोर्ट में काफ़ी न्यूज़ आर्टिकल्स लिखे थे। इसके बाद आयशा की बात निकलती है। मोकाशी बोलता है, ये मामला कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप न्यूज़ बनाएंगे तो शायद वो लड़की की जान भी जा सकती है। अभी तो वो मुझे इस केस में मेन सस्पेक्ट भी नहीं लग रही है, पर वो एक इम्पोर्टेंट लिंक ज़रूर है जिस वजह से सब बड़े लोग उसके पीछे पड़े हैं। मैं आपको आगे के हर अपडेट दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। इसके बाद ऑर्डर की बात निकलने पर मोकाशी बोलते हैं, मैंने अब पीना छोड़ दिया है। फिर उसके कस्टडियल डेथ की याद को अप्पा फिर से ताज़ा करते हैं। वो बताता है, हमारे साथ वाले एक ईमानदार सीनियर हेड कांस्टेबल जगताप का रिटायरमेंट डे था। वो आदमी एकदम धार्मिक, प्योर वेज खाने वाला था। उसने दी पार्टी में भी वेज बिरयानी थी। हम लोग बाहर अलग से खा पी रहे थे। जगताप इंसानियत के नाते अपनी रिटायरमेंट की बिरयानी उस आरोपी जावेद के लॉकअप में ले गए। वो वेज है ये देखकर उसने प्लेट सीधे जगताप इनके सर पे दे मारी, जिस वजह से जगताप काफ़ी जख्मी हुए। वो आरोपी जावेद था, बॉम्ब ब्लास्ट केस का आरोपी। इस बात का गुस्सा दिमाग में था ही। मैंने भी नशे में हाथ में पकड़ी शराब की बोतल उसके सर पे मार दी, उसके और बहुत उसे पीटा। वो मर गया। गलती हुई ये बात मुझे करीब आधे घंटे के बाद पता चली। माना मैं गलत था, पर आखिर हूँ तो इंसान ना। किसी ने मेरा सपोर्ट नहीं किया। मीडिया, ह्यूमन राइट्स, अपोजिशन पार्टियाँ, इनके प्रेशर से मेरा खेल खल्लास कर दिया। और आज मैं आपके सामने शांत रूप में आध्यात्मिक ज्ञान देते हुए आपके सामने बैठा हूँ। इसके बाद वो अपना खाना खत्म करके उस बार से निकल जाते हैं। निकलते वक्त अप्पा मोकाशी को बोलते हैं, उस लड़की को कुछ होने मत देना प्लीज़, फंस गई है वो बेचारी, उसका इन सब से कोई कनेक्शन नहीं है। इसके बाद बिजनेसमैन जैन नशे में धुंध होकर राव साहब को कॉल करते हैं और बोलते हैं, क्या साहब, मैंने आपको उस दिन रॉयल होटल में किसी वजह से भेजा था, पर आप भी उन्हीं लोगों के साथ मिले हैं। आपने सब सच दबाए रखा। साला तुम सब लोग बिके हुए हो, लेकिन अभी मैं जो करने जा रहा हूँ उसके बाद तुम सब लोग एक्सपोज हो जाओगे। कोई नहीं बचेगा, ये मेरा वादा है। और कॉल कट हो जाता है। राव साहेब पलांडे को लेकर जैन के बंगले पर जाने लगते हैं।
जैन स्टेट के चीफ जस्टिस को लेटर कम सुसाइड नोट लिखता है, जिसमें वो 2 लोगों का जिक्र करता है। वो लिखता है कि माना मैं आज जो कुछ भी हूँ उनकी ही बदौलत हूँ, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मेरे सभी चीज़ों पर इनका हक है। मैं भी एक बेटी का बाप हूँ। इन लोगों के काले धंधे देखकर मेरा भी दिल पानी पानी होता है। कल उठकर ये लोग मेरी बेटी को भी गलत कामों में लगा देंगे। सत्ता का नशा और उसके जरिए कैसे भी कमाया हुआ पैसा इन्हें मीठा लग रहा होगा, पर अब मेरा दिल इस सब से उठ चुका है। मैं अगर मर भी गया तो मेरे आत्मा को इन लोगों का सच बाहर लाए बिना शांति कैसे मिलेगी। छोटे छोटे गांव से लड़कियां, वो पॉलिटिकल लीडर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स इनके साथ सोने के लिए मजबूर करते हैं। फिर उन्हीं लोगों की वीडियोस बनाकर उनको पैसों के लिए ब्लैकमेल करते हैं। उन लड़कियों को बाद में बड़े बड़े शहरों में हीरोइन बनने के सपने दिखाकर लाते हैं। फिर उन्हें यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ वही काम करने लगते हैं और यही सिलसिला शुरू रहता है। उनके साथ फिल्म इंडस्ट्री के कई और लोग भी जुड़े हैं। मैं आपको प्रूफ के लिए सब वीडियो, सीडी, पेन ड्राइव भेज रहा हूँ। आप इन लोगों को छोड़िएगा मत। ये साले सब कमीने हैं। सिर्फ आप ही इन्हें सजा कर सकते हैं। बाकी लोग पोजीशन में होने के बावजूद इनके पॉलिटिकल पावर के सामने बिल्ली होकर बैठते हैं। इतने में राव साहेब और पलांडे बंगले पर पहुंचते हैं, पर उसके पहले ही जैन अपने आप को शूट करके सुसाइड कर लेता है। उधर मोकाशी के अड्डे पर आयशा भी सुसाइड करने की कोशिश कर रही होती है। तब मोकाशी बीच में आकर उसे पकड़ लेता है। वो उसे गुस्से से मारता जरूर है, पर बाद में उसके साथ सॉफ्टली बिहेव करता है। आयशा भी उसके साथ बीती घटना सेम वैसी ही तरह बताती है जैसे जैन ने सुसाइड नोट में लिखा था। उस दिन आयशा रॉयल होटल में गई थी। फारूक उसका कास्टिंग डायरेक्टर और बॉयफ्रेंड भी था। वही उसका मुंबई में एक सहारा था। उसी ने वह जाने के लिए मैसेज मिलेगा और उसके बदले तुम्हें एक फिल्म में लीड रोल मिलेगा, ऐसा बताया था। मैं जिस 2004 में रुकी थी वहाँ 2 घंटे तक कोई आया ही नहीं, इसीलिए मैं निकल ही रही थी। तभी मेरा बैग रूम में छूटने की वजह से वो लेने जब मैं वापस गई तब पुलिस ने मुझे पकड़ा। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं रहा। आप एक काम करो, मुझे मार दो। इसके बाद मोकाशी उसे बोलता है, अगर तुम बेकसूर हो तो मेरा वादा है मैं तुम्हें इससे बाहर निकालूंगा आयशा। इस पर वो बोलती है, आयशा नहीं, रूपाली। फिर मोकाशी उसे देखकर हंसता है और पूछता है, शायद फारूक को ये काम के लिए कोई लगा रहा था। क्या तुम उसको ये काम में लगाने वाले को जानती हो? उस पर आयशा बोलती है, फारूक गलत काम नहीं करेगा। हो सकता है उसे अंधेरे में रखकर किसी ने उससे ये सब करवाया हो। इस पर मोकाशी बोलता है, उस बारे में अभी कुछ बोलना ठीक नहीं होगा। आगे देखते हैं। दूसरी ओर एकदम शॉकिंग घटना सामने आती है, जहां पटेल निशा जैन के साथ प्रजावादी पार्टी यानी प्रेरणाताई की पार्टी में प्रवेश करते हैं। उनको फोड़ने से रूलिंग पार्टी कमजोर हुई, ये स्पष्ट हो जाता है। प्रेरणाताई, निशा जैन, यूसुफ पटेल और पार्टी के मार्गदर्शक गुरुजी अपने हाथों को खड़ा करके वो लोग ही आने वाले चुनाव में जीतेंगे, ये विश्वास दिखाते हैं। वहाँ राव साहेब जैन के बॉडी को देख रहे होते हैं और इसी सीन पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।